जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पूरा अटेंड करना है, लास्ट में अपना स्कोर कार्ड भी बताना है। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर कार्ड भी बताइएगा। इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि ये क्लास मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो मैं इसके बाद जो है मैं पूरा रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। बिल्कुल फ्री में पूरा कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का मैं कराऊंगी, एक एक टॉपिक बाई, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए हम जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है। तो चलिए बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है। अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, अदालत किससे संबंधित है? न्याय में। अदालत में हमें क्या होता है? तो न्याय मिलता है। तो विद्यालय किससे संबंधित होगा? तो विद्यालय संबंधित है शिक्षा से, विद्यालय से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंकाल का जो संबंध शरीर से है वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे होगा। दोस्तों इसमें ना पूरा जितने भी टॉपिक होते हैं ना रीजनिंग के, सभी के क्वेश्चन लिए हुए हैं। दो दो क्वेश्चन, किसी में एक है, किसी में दो दो क्वेश्चन। तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को जरूर देखें और साथ में आंसर भी बताएं। कंकाल का जो संबंध शरीर से है वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे है। तो देखिए, कंकाल का संबंध शरीर से है, क्योंकि कंकाल जो है वो शरीर का ढांचा होता है। तो व्याकरण जो है वो क्या होता है? व्याकरण जो है वो भाषा का ढांचा होता है। तो व्याकरण का संबंध हो जाएगा भाषा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यदि किसी कोड भाषा में कट CUT, कट को STB और बाइट को ये लिखा जाता है, तो हमें पूछा है इसको क्या लिखे जाते हैं। तो देखिए, आप लोगों को ना ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोगों को ये मन से ही करना चाहिए और थोड़ा इसका देखना चाहिए कि पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है। तो देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे C दिया है और यहाँ पे B दिया है, यहाँ पे U दिया है, यहाँ पे T दिया है, यहाँ पे T है, तो यहाँ पे S। कहीं ना कहीं ये जो है ना एक पीछे चल रहा है। देखिए, अगर आप लोग इधर से देखेंगे तो B के बाद C आता है, इधर से देखेंगे तो T के बाद U आता है, इधर से देखेंगे तो S के बाद T आता है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो देखिए, इधर से देखेंगे तो A के बाद B आता है, H के बाद I आता है, S के बाद T आता है, D के बाद E आता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं -1 वाला जो पैटर्न है हमारा चल रहा है, ठीक। तो चलिए इसको भी हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है D, इसको लिख लेते हैं हम DROPS, ठीक है। DROPS लिखा है। अब हमें -1 करना है। तो D कितने नंबर पे होता है? सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, 4 नंबर। आप लोग बहुत ही जल्दी याद कर लीजिएगा। R जो होता है वो 18 नंबर पे होता है, O जो होता है वो 15 नंबर पे होता है, और P जो होता है वो 16 पे होता है, S जो होता है 19 पे होता है। तो हमारा क्या है, हमें इधर पीछे से जो है हमारा एक, मतलब जैसे ये वाला है, ये इसका यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। तो देखिए, D से एक -1 जाएंगे, यहाँ पे -1 जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। और S से -1 जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? S के पहले क्या होता है? 18 का क्या होता है? R होता है। ऐसे अगर आप लोगों ने पूरा नंबर याद कर लिया तो आपसे जरूर बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे फिर ये आएगा और यहाँ पे ये आएगा और ये वाला ऐसे ही रहेगा। तो 18 के बाद 18 के पहले क्या आता है? मतलब 18 के 1 पीछे करेंगे, 17 पे क्या होता है? Q होता है। तो यहाँ पे Q आ जाएगा। इसी प्रकार P 15 पे है, और सॉरी P 16 पे है, तो उसके एक पहले क्या आएगा? 15 पे क्या होता है? O होता है, तो O आ जाएगा। और O 15 पे है तो उससे एक कम करेंगे तो 14 पे क्या आता है? तो N आता है। तो ये हमारा हो जाएगा RONQC, ठीक। ये Q है, RONQC। किस में दिख रहा है? RONQC, ये हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगाना है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मैंने हर टॉपिक से दो क्वेश्चन रखे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसको भी आप लोग यही क्वेश्चन में देख लीजिए। देखिए, S है, यहाँ पे V है, यहाँ पे H है, यहाँ पे K है, यहाँ पे I है, यहाँ पे L है, S है। देखिए S के बाद काउंट करिए, V कितने नंबर पे आता है? तो S 19 पे आता है,
और भी कितने भी आता है 22, मतलब कहीं ना कहीं ये +3 हो रहा है। ठीक, ये +3 हो रहा है। चलिए आगे का देखते हैं। H जो है 8 पे आता है और K है 11 पे, तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी ये +3 हो रहा है। I जो है वो 9 पे आता है, L जो है 12 पे आता है। ठीक है, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी +3 होगा। ऐसे ही P जो है 16 पे है, S 19 पे है, तो +3 करेंगे तो मतलब +3 वाला हमारा जो पैटर्न है यहाँ पे ये चल रहा है। चलिए इसमें भी हम लगाते हैं जल्दी से। PENCIL, जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो P कितने किस में आता है, 16 पे आता है, E 5 पे आता है, N 14 पे आता है, C 3 पे आता है, I जो है 9 पे आता है, L जो है वो 12 पे आता है। तो देखिए +3 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा। 19 पे क्या आता है, 19 पे जो है हमारा S आता है। ठीक, 19 पे क्या आता है, तो 19 पे S आता है। ठीक, ऐसे E 5 पे है तो यहाँ पे भी हम फिर से +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा। 8 पे क्या आता है, H आता है। ऐसे 14 में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 करेंगे तो 14 में 17 हो जाएगा। 17 में क्या आता है, Q आता है। ठीक, ऐसे ही C में 3 है और 3 में प्लस करेंगे, इसमें भी +3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में क्या आता है, F आता है। ठीक, ठीक है, 6 में क्या आता है, F आता है। तो ठीक है, यहाँ पे F आ जाएगा, प्लस करेंगे तो F। ऐसे 9 है, 9 में प्लस करेंगे तो 9 में 3 प्लस करेंगे 12 आ जाएगा। 12 में क्या आता है, L आता है, और L है, L में +3 करेंगे तो क्या होगा, L में +3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 में क्या आता है, जल्दी बताइए, 15 में क्या होता है, O होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर SHQFLO, SHQFLO कहाँ, सॉरी ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें U होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा SHQFLO, इसमें दिख रहा है कि थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं के 10वें अक्षर से दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा A से लेके यहाँ Z तक होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। ठीक, तो ये क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर, कहीं यहाँ बाएं से अगर हम लेंगे यहाँ से, मतलब इधर से लेफ्ट से 10वें अक्षर पे, 10वें अक्षर पे हमारा होता क्या है, तो 10वें अक्षर पे हमारा J होता है। ठीक, 10वें अक्षर के 9वां अक्षर क्या होगा। अब हमारा 10वें अक्षर के 9वां अक्षर क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें फिर से 9 प्लस हो रहा है। 9 प्लस हो रहा है तो मतलब यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा 19। 19 पे क्या होता है, 19 पे हमारा S हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारा लेफ्ट से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, मतलब फिर से इसमें 9वां अक्षर जोड़ेंगे तो कुल मिला के 19 हो जाएगा। और 19 में कौन सा होता है, तो 19 में हमारा S होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी इजी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मिला के अगर आपको दाएं बाएं यहाँ दे दिया रहे ना तो आपको प्लस ही करना है, मतलब दाएं से 10वां अक्षर दिया है और बाएं से 10वां अक्षर दिया है और दाएं से फिर उसी के दाएं से 9वां अक्षर, तो ये टोटल 19 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। देखिए फिर से बोला है लेफ्ट से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। अब ये हमारा देखिए, ये हमारा हो गया 8वां अक्षर। अब जो इसका राइट होगा, तो देखिए आप लोग ना, आप लोग क्या करिए, अभी तो मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकती, जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, मान लीजिए कि ये ऐसे 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 करके ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया एग्जाम्पल। ठीक, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, इधर ये वाला अंगूठा है मान लो, तो आपको ऐसे रखना है। ठीक, अंगूठे को ऐसे रखना है, ऐसे जैसे अपना हाथ रखते हो ना, ये आपका हाथ हो गया, इधर अंगूठा है। तो जो आपकी ये इधर साइड की चिकनी वाली सतह होती है ना, इसे आप राइट माना करो, और ये जो बाहर वाली सतह है, ये वाली सतह इसे लेफ्ट माना करो। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे, सॉरी ये यहाँ पे ये लेफ्ट से 8वें नंबर है, ये 8वां नंबर है, तो ये जो हमारा है ये राइट हो जाएगा और ये जो हमारा है ये लेफ्ट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इसके दाएं 10वां नंबर, मतलब इसके दाएं और 10वां नंबर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 8 + 10 बराबर हो जाएगा हमारा 18। और 18 नंबर पे क्या आता है, तो 18 नंबर पे R आता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो R होगा, ऑप्शन सी में यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। आप लोग कुछ मत करिए, यहाँ पे ऐसा करिए, देखिए बाएं से दिया है 8वां लिखिए, फिर इसके आगे और दाएं से 10वां दिया है 10 लिखिए, बराबर आपका हो जाएगा 18 पे क्या आता है, R आता है। तो राइट आंसर हमारा R हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को याद कीजिए। देखिए हमारा यहाँ पे ये जो शब्द दिया है ना, ये वाला, इससे केवल ऐसा विकल्प है जिससे एक शब्द बनाया जा सकता है, केवल एक। तो देखिए यहाँ पे दिया है DECIDE, DECIDE। अब देखिए यहाँ पे DECIDE बिल्कुल सही है, डिसाइड होता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही लग रहा है। अब डिमांड, डिमांड देखिए DE, और यहाँ पे देखिए पूरा है भी, DE है, D है, E है, C है, I है, D है और E है, मतलब दो ठो यहाँ पे E भी है, दो ठो D भी है और CI है, मतलब ये इसमें है। अब डिमांड का देखेंगे तो आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे M दिया है और यहाँ पे कहीं भी M नहीं है, तो मतलब इस शब्द से यहाँ पे हमारा ये शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे R है जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, ऐसे यहाँ देखेंगे तो U है जो कि यहाँ नहीं दिया है, तो मतलब टोटल जो जिससे एक हमारा शब्द का निर्माण भी हो जाएगा और पूरी मीनिंग भी इसमें है, तो डिसाइड होगा, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पे भी फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, वहाँ पे दिया था बनाया जा सकता है और यहाँ पे दिया है नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो NATION ये आपको यहीं दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, तो मतलब ये बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे AM A है, M है, BI यहीं पे है, TI यहाँ है, ON ये पूरा है, मतलब ये भी है यहाँ पे, ये भी है। अब यहाँ पे देखेंगे CAU TION, तो आप देखिए ये जो U है ना, ये आपको दिख रहा होगा U, ये इसमें कहीं नहीं है, और ये वाला भी, तो मतलब ये वाला एक ही ऑप्शन सही होगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरे में U हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन C जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को एक नज़र में पहचानना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। अब यहाँ पे हमें आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, क्या होता है, बढ़ते क्रम, ठीक। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो हमें यहाँ बताना है सबसे नीचे कौन आएगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके यहाँ पद की बात की है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सबसे नीचे जो हमारा आता है वो होता है क्लर्क होता है, फिर कलेक्टर होता है, ठीक है, कलेक्टर होता है, फिर जो होता है मुख्य सचिव होता है, फिर गवर्नर होता है, फिर राष्ट्रपति होता है। मतलब पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये होता है, तीसरे पे ये होता है, चौथे पे ये होता है, पांचवें पे ये होता है। तो देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये वाला जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल दिख रहा है, सही दिख रहा है जैसे हमने बताया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, ये चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आपसे बनेगा। देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियों एक पंक्ति में बैठी हैं, P है M के बाईं ओर और O के दाईं ओर बैठी है, P M के बाईं ओर और O के दाईं ओर बैठी है, R बैठी है N के दाईं ओर परंतु O के बाईं ओर, बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है हमें बताना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, अभी आपका मान लो ये हैंड हो गया, तो हैंड का ये जो आपका चिकना वाला परत है वो राइट हो जाएगा, और जो ये चिकना वाला परत नहीं है, खुरदरा वाला परत है, वो लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड का, ठीक। तो देखिए 5 व्यक्ति बैठी हैं, मतलब 5 लड़कियां हैं, तो सबसे पहले आप ऐसे करिए 1 2 3 4 5, ये आपने 5 बैठा दिया। अब आपको तुरंत यहाँ पे दिमाग लगाना है। देखिए P है M के बाईं ओर और O के दाईं ओर बैठी है, मतलब P M के बाईं ओर है और O के दाईं ओर है, ठीक। अब आपको यहाँ पे देखिए जैसे कि M हो गया, ये M हो गया और ये P, तो P M के बाईं ओर, M के बाईं ओर यहाँ दिया है, M के बाईं ओर कौन है, P हो गया, ठीक है। और क्या है, वही, और जो होता है वो पहले वाले के लिए होता है, ठीक, और जो है यहाँ पे वो पहले वाले मतलब P के लिए है, और O के दाईं ओर बैठी है, मतलब ये O हो गया और ये दाईं ओर। देखिए M के बाईं ओर, M के लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया, P बैठी है, और O के राइट जो है वो P बैठा है, मतलब P बैठ गई है, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, R बैठी है N के दाईं ओर, ठीक। अब R N के दाईं ओर, अब देखिए 2 ही व्यक्ति बचे हैं, 2 ही बचे हैं ना, तो N को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, N यहाँ बैठेगा, तो N के दाईं ओर करेंगे तो यहाँ कोई बचेगा ही नहीं, तो मतलब N हमारा यहाँ बैठेगा और यहाँ कौन बैठ जाएगा, तो यहाँ जो है हमारा N जो है ये हमारा यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा R, तो N के दाईं ओर
कौन बैठा है, देखिए आर बैठी है एन के दाईं ओर, एन हुआ एन के दाईं ओर कौन बैठेगा, सॉरी उल्टा हो रहा है, रुकिए, क्या बोला है, आर बैठी है एन के दाईं ओर, तो हमारा ये एन यहाँ आ जाएगा और एन के दाईं ओर कौन बैठेगा, आर, ठीक, एन के दाईं ओर आर, एन का लेफ्ट जो होगा, राइट जो होगा ये हो जाएगा, तो एन के दाईं ओर कौन बैठा है, आर। तो हमें पूछा परंतु ओ के बाईं ओर है, तो देखिए ओ के कौन है, ओ के बाईं ओर आर की बात कर रहा है, ठीक, आर की बात कर रहा है, ओ के बाईं ओर है, तो ओ के बाईं ओर यहाँ पे है ही, ये ओ के बाईं ओर, एन के दाईं ओर, है ना, ठीक है। अब बोल रहा है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीच में कौन बैठा है, बीच में ओ बैठा है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक, बीच में ओ बैठा है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 4 लड़के एक बेंच पर बैठे हैं। सुनील मैथ्यू के बाईं ओर है और रहीम के दाईं ओर बैठा है। रहीम अनिल के बाईं ओर बैठा है। बाएं छोर पर कौन बैठा है। देखिए कितने लड़के एक बेंच पर बैठे हैं, 4 हैं। आप कर लीजिए 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनील जो है मैथ्यू के बाईं ओर है और रहीम के दाईं ओर। देखिए मान लो ये सुनील हो गया, आप बीच में बैठा दीजिए क्योंकि बोल रहा है मैथ्यू के बाईं ओर, तो ये हमारा मैथ्यू हो गया, एम से हम लिख रहे हैं मैथ्यू के बाईं ओर, मैथ्यू की ये बाईं ओर हो गया, ठीक, मैथ्यू के लेफ्ट हो गया, और रहीम के दाईं ओर, और है तो मतलब सुनील के लिए है, और सुनील जो है वो रहीम, ये हमारा रहीम हो गया, तो रहीम के दाईं ओर मतलब रहीम के राइट कौन बैठा है, सुनील, ठीक, ये सुनील हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, रहीम अनिल के बाईं ओर बैठा है। रहीम जो है वो अनिल के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए अनिल, अनिल, ठीक है, अनिल जो है वो रहीम के बाईं ओर बैठा है, अनिल, ये अनिल हो गया। अब इसका जो लेफ्ट होगा इधर जाएगा, तो यहाँ पे बैठा है। अब देखिए अनिल यहाँ भी बैठ सकता है, मतलब अनिल यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है, और यहाँ भी बैठ सकता है, ये जरूरी नहीं इसकी पोजीशन जो है यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक, इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, क्योंकि ये बोला है अनिल जो है रहीम, अनिल के बाईं ओर बैठा है रहीम, ये अनिल हो गया, इसके बाईं ओर रहीम बैठा है, तो बायां मतलब अनिल का जो बायां है वो इधर ही आएगा, तो यहाँ पे रहीम बैठा है। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में, बाएं छोर पर कौन बैठा है। हमारा क्वेश्चन जो है ना वो पूछा है बाएं छोर पर कौन बैठा है, बाएं छोर की बात कर रहा है, तो बाएं छोर पर रहीम बैठा है, ठीक, बाएं छोर पर रहीम बैठा है। यही अनिल का बोलता तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है बाएं छोर पर, तो हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व करने के पहले ही आंसर आ गया कि बाएं छोर पर रहीम बैठा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ अनिल के बाईं ओर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो अनिल है इसके बाईं ओर यहाँ पे रहीम है, तो अनिल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक, क्योंकि अनिल का पोजीशन नहीं पूछा है, पूछा रहीम का है, तो रहीम का पोजीशन फिक्स है, अनिल का नहीं है, ठीक, तो रहीम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं, ठीक, ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, क्यों, बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। हमें क्या बताना है, सबसे छोटी नदी। तो देखिए आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए बी से छोटी है, बी से छोटी है मतलब बी जो है वो बड़ी है, ठीक, ये हो गया, ए जो है बी से छोटी है, ठीक, मगर ई से लंबी है, मगर ई से लंबी है मतलब ई जो है ए से छोटी है, सी सबसे लंबी है, ठीक, सी जो है सबसे लंबी है, यहाँ पे रख दीजिए आप, सी जो है सबसे लंबी है। अब कितनी है, 5 नदियाँ हैं, 4 हमारा हो गया। अब एक का और देखते हैं, क्यों बी से बहुत छोटी है। क्या बोला है कि क्यों जो है, देखिए बी से बहुत छोटी है मतलब ये बी हो गया, ठीक, और ये क्यों हो गया, क्यों जो बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है मतलब ये ए हो गया, ठीक, ये ए हो गया, क्यों जो है बी जो है क्यों से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है, कुछ इस प्रकार से हो गया हमारा, ठीक है। तो मतलब बी और ए के बीच में यहाँ क्यों बैठा है, ठीक, बी और ए के बीच में यहाँ क्यों बैठा है। तो देख ले, अब इसको हम जमा लेते हैं, सी सबसे ज़्यादा लंबा है, फिर बी जो है ए से लंबा है, और बी जो है, आप ये वाला पहले जमाइए, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, बी से क्यों जो है बी से बड़ा है और क्यों जो है ए से थोड़ा बड़ा है, और ए जो है वो ई से बड़ा है, ठीक,
ए जो है वो ई से बड़ा है। तो सबसे जो इसमें बोला क्या है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ी नदी सी है और सबसे छोटी नदी ई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे छोटी नदी जो है वो है डी हो जाएगा। आप लोग को समझ आ गया होगा ना। आप लोग वीडियो को एक दो बार और देखिए, नहीं आया होगा तो आप लोग समझ लीजिए। मैं यहाँ पे फटाफट आप लोगों का क्वेश्चन करा रही हूँ, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है, ठीक। और लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है, इनमें सबसे लंबा कौन है। अब आपको बताना है सबसे लंबा। देखिए चलिए हम फटाफट इसे बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। राकेश जो है वो नितिन से लंबा है, ठीक, लेकिन भरत जितना लंबा नहीं है, मतलब भरत जो है वो राकेश से भी लंबा है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये भरत। मैं शॉर्ट में नाम लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। लोकेश राकेश से छोटा है। देखिए लोकेश जो है ये राकेश हो गया, राकेश से छोटा कौन है, लोकेश हो गया, किंतु गौरव से लंबा है, किंतु गौरव से लंबा है। क्या बोला है, लोकेश राकेश से छोटा है, ठीक, किंतु। अब किंतु जो परंतु जो आता है ना वो जस्ट बात के लिए आता है, ठीक, वो जस्ट बात के लिए आता है, ठीक है ना। किंतु गौरव से लंबा है, तो कौन, राकेश, किंतु गौरव से लंबा है, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, किंतु वाला शब्द जस्ट के लिए आता है। तो देखियो लोकेश राकेश से छोटा है किंतु राकेश गौरव से लंबा है, मतलब राकेश जो है वो लोकेश और गौरव दोनों से लंबा है। तो अगर हम इसे कंबाइन करेंगे तो हमारा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए भरत से छोटा कौन है, राकेश, राकेश से छोटा कौन है, एल से छोटा मतलब लोकेश से छोटा कौन है, गौरव, और गौरव से छोटा कौन है, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन। मतलब कि कुल मिला के जो हमारा एन का पोजीशन है वो कंफर्म नहीं हो रहा है, एन का पोजीशन कंफर्म नहीं हो रहा है। अब इसमें हम चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पूछा क्या है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है कि जो एन मतलब कि जो हमारा नितिन है वो राकेश से, मतलब नितिन जो है वो नितिन से लंबा राकेश है, मतलब राकेश से ये सारे छोटे हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान देते हैं, इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो देखिए इनमें से जो सबसे लंबा है वो है भरत, ठीक है, क्योंकि भरत की जो ये पोजीशन है वो सबसे पहले है और भरत सबसे लंबा है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा भरत, ठीक है। देखिए एक बात आप लोग क्लियर सुनिए, आप लोग क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने में मत पड़िए, जैसे मैं एग्जाम की बात कर रही हूँ कि आप लोग पूरा जमा रहे हो। आप लोग सबसे पहले जो लास्ट वाला है ना वो मतलब उस पर ध्यान दे दिया करो कि वो पूछा क्या है, क्योंकि कभी कभी हम एक लाइन में क्वेश्चन करते हैं ना, ये एक लाइन हमारी हुई और वहीं पे दाएं बाएं पूछा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग ये देखिएगा कि सबसे पहले पूछा क्या। हो सकता है आपका आपने एक लाइन सॉल्व किया तभी आपका आंसर आ गया हो और आप पढ़े हैं पूरा क्वेश्चन को जमाने में कि हम पूरा जमा लेंगे फिर बाद में देखेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, 14वां हमारा क्वेश्चन है, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है, ठीक, और 20 मीटर चलती है, बाद में उत्तर की ओर घूमकर वह 30 मीटर चलती है और उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, अब वह किस दिशा में चल रही है, ठीक, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 8 दिशा होती है, ये चार दिशाएं होती हैं, आपको सबको पता होगा, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो जाता है और यहाँ पे वेस्ट होता है। इसके बाद ये 4 दिशाएं और होती है यहाँ से, और ये 4 होती हैं, तो ठीक, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, और ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या होता है, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाए। अब यहाँ पे क्या बोला है, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलती है। देखिए मान लो यहाँ पे कोई सुधा का मकान रहा होगा यहाँ, ठीक, अब यहाँ से वो चल रही है दक्षिण की ओर, यहाँ पे ये 50 मीटर चलती है, ठीक, 50 मीटर चलती है। इसके बाद वो क्या करती है, बाईं ओर घूमती है। अब बाईं ओर घूमेगी तो इधर आ जाएगी, यहाँ से वो 20 मीटर चलती है। हालांकि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्शन पूछा है, केवल दिशा पूछी है, ठीक है, तो क्योंकि दूरी पूरी नहीं पूछी है, यहाँ पे केवल डायरेक्शन पूछा है, 20 मीटर चलती है। बाद में उत्तर की ओर, उत्तर इसका क्या होगा, ऊपर की ओर घूम कर वो 30 मीटर चलती है, यहाँ कहीं ना कहीं, यहाँ क्योंकि ये पूरा 50 है तो ये यहाँ आएगा, यहाँ चलती है 30 मीटर, ठीक, ये 30 मीटर
चलती है और उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है। अब देखिए इसका घर कहीं ना कहीं यहाँ है, अब वो यहाँ 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 चली है, यहाँ से चल के वो अपने घर फाइनली जाती है। तो अब वह किस दिशा में चल रही है, तो बताइए किस दिशा में। तो जो ये वाली दिशा है आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ये वाली जो दिशा मतलब ये वाली जो हमारी दिशा है वो कहाँ नज़र आ रही है, इसमें नज़र आ रही है। मतलब वो यहाँ से ऐसे आई है, ऐसे आई है, ऐसे गई है, फिर ऐसे जा रही है, ठीक, वो सॉरी ऊपर गई है फिर ऐसे जा रही है। मतलब ये वाली जो हमारी दिशा है ये वो उत्तर पश्चिम है। कौन सी दिशा है ये, उत्तर पश्चिम दिशा है। आप लोग देख सकते हैं ये वाली दिशा हमारी कौन सी है, ये वाली जो दिशा है हमारी उत्तर पश्चिम दिशा है। तो हमारा ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ। जैसे आप सभी को पता है ये हमारा आंसर, ये 8 दिशाएं होती है, ये उत्तर पश्चिम होती है। तो वो यहाँ 50 मीटर चली, फिर 20 मीटर बाएँ मुड़ी, फिर उत्तर की ओर गई 30 मीटर। तो ये यहाँ घर था, तो कुछ ऐसा बन रहा है उसका मतलब यहाँ पे ऐसे 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 बन रहा है। तो आप लोग देखेंगे जो हमारी ये वाली दिशा है वो कहीं ना कहीं ये वाली दिशा है। समझ में आया। अगर वो कहीं ऐसे चली जाती तो फिर ये हमारी ये वाली दिशा हो जाती। ठीक, अगर ऐसे जाती तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है। उस लड़की का विनय से क्या संबंध है। चलिए बताइए आप लोग, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा आप लोग। देखिए एक लड़की की ओर संकेत, ये ना आप लोग बिना पेन कापी उठाए कोशिश करो जानने का। जो भी रिलेशन हो उसमें अपने आप को रखो और उसमें फाइंड करो क्वेश्चन में ही देख के। इसमें आपको लिखना नहीं है कि ये लड़की हो गई, फिर यहाँ से लड़की के पापा होंगे, ये पापा होंगे, फिर पापा के यहाँ ऊपर जाएंगे तो फिर पापा के पापा होंगे तो दादाजी होंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक, देखिए एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर। अब देखिए वह मेरे ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, दादाजी की इकलौती संतान। दादाजी की इकलौती संतान कौन होगा, दादाजी की इकलौती संतान उसके पापा हो जाएंगे, क्योंकि पुत्री की बात नहीं किया, संतान उसके पापा हो जाएंगे, मतलब उस लड़के के खुद पिताजी हो जाएंगे। और की पुत्री, पिताजी की पुत्री कौन कहलाएगी, बहन कहलाएगी। तो उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, बहन का संबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आया। देखिए विनय ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी, मेरे दादाजी की इकलौती संतान, इकलौती संतान मतलब केवल एक संतान, तो वो कौन होगा, मेरे पापा। मेरे पापा की पुत्री कौन कहलाएगी, मेरे पापा की पुत्री जाहिर सी बात है मेरी बहन कहलाएगी। तो उस लड़की का विनय से कैसा संबंध होगा, तो बहन का होगा। ठीक, ये इस प्रकार आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही करना है, कॉपी पेन नहीं चलाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद 7 नहीं है। देखिए ये 6 हो गया, इसके जस्ट पहले 5 होना चाहिए, इसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, 5, लेकिन इसके जस्ट बाद 7 नहीं होना चाहिए, मतलब 7 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 है, इस जिसके ठीक पहले 5 है लेकिन उसके ठीक बाद 7 नहीं है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये एक हमें 6 यहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, ये 6, इसके जस्ट पहले 5 तो ठीक है, लेकिन इसके पहले 7 है तो ये हमारा काउंट नहीं होगा। अब ये 6 यहाँ पे है, इसके जस्ट पहले 5 है और इसके जस्ट पहले 4 है, मतलब 7 नहीं है, तो ये एक हमारा ये काउंट हो जाएगा, मतलब ये वाली ये। ठीक, अब यहाँ पे भी 6 है तो यहाँ पे देखेंगे इसके बाद भी 7 है, इसके बाद भी 7, ये नहीं होगा। फिर 6 कहाँ है, फिर 6 एक यहाँ है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 8 है, मतलब इसके बाद 7 नहीं है, तो एक हमारा ये भी काउंट हो जाएगा, तो मतलब 2 हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे तो 6 यहाँ पे भी 6 है लेकिन इसके बाद 5 तो है, लेकिन इसके बाद फिर से 7 है, तो नहीं होगा। तो हमारे पास कितनी है, टोटल 2 आए हैं। ऐसे कितने 6 हैं, 2 हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आप इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को देखना है और अच्छे से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए लुप्त संख्या हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे ढूंढना है, 2 संख्याएं। ठीक, देखिए 1 है, 6 है, 6 11 11 16 है। अब आपको इसमें दिमाग लगाना है और अच्छे से करना है, लेकिन जैसे आप इसमें माइनस करेंगे तो 1 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, लेकिन 6 में 6 जाएगा 0। तो ये यहाँ पे पता है कैसा किया है, यहाँ पे देखिए 1 और 6 के बीच 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 का मतलब +5 किया है, फिर से यहाँ पे +5 किया है और फिर से यहाँ पे +5, 2 की सीरीज चल रही है। तो अब हमें पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, बताइए यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें सेम हो रही है, 11 11 मतलब अलग अलग सीरीज चली, तो यहाँ पे भी कुल मिला के यहाँ पे 16 आ जाएगा। और 16 में जब हम 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,
1 आ जाएगा। तो 16 और 21 कहाँ दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को ऐसे ही करना है क्योंकि 2 सीरीज का पूछा है, तो यहाँ पे 2 सीरीज के बीच में गैप है 5 का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी हमें लुप्त संख्या निकालनी है। देखिए यहाँ पे हमें दिया है बॉक्स में, अब हमें इसे देखना है कि इसे कैसे किया है, तो आप लोगों को दिमाग लगाना है और इसे पकड़ने की कोशिश करना है। तो देखिए आप लोग अगर देखेंगे, अगर हम इसका इंटू कर देते हैं, देखिए तो 6 का नम क्या होता है, 6 होता है। ऐसे ही हम इसका भी इंटू कर दें इसमें, तो 7 2 जा 14 होता है। ऐसे ही इसका इंटू कर दें, 18 3 जा कितना होगा, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो देखिए 24 है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सिंपल सा था, इंटू किया है बस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसमें अक्सर गलती करते हो। देखो दिया है यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। आप लोगों को इसको मैं बताऊं कैसे करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए ये शनिवार हो गया, ठीक, ये शनिवार हो गया। आप लोग लाइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। अब आप लोग नहीं देख रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ किस तरीके से, तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, यदि परसों शनिवार है, शनिवार किस दिन है, परसों, मतलब उसके पहले 2 दिन बीत गए। अगर प्रेजेंट डेट से लें तो आज हुआ और कल हुआ, उसके बाद परसों आएगा, मतलब वो दो दिन जो है वो हमारे माइनस हो रहे हैं। ठीक, मतलब पीछे चल रहे हैं 2 दिन, परसों की बात कर रहे हैं, उसके पहले 2 दिन है। तो देखिए यदि परसों शनिवार है तो कल से, कल, ठीक, एक और कल हम जाएंगे तो एक और पीछे डे जाएंगे, और 3 दिन पहले और हम 3 दिन पहले जाएंगे, तो कुल मिला के हम कितने दिन पीछे गए, -6 दिन। 3 2 5 1 6। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, परसों की बात यहाँ पे किया है, ठीक, परसों, उसके पहले 2 दिन और आएंगे, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि परसों शनिवार है तो कल से, मतलब उसके आज के 1 दिन और पहले कल जाएंगे, फिर उसके 3 दिन पहले जाएंगे, तो टोटल 6 डे हो रहा है। कौन सा दिन था, तो देखिए ये शनिवार हो गया, और शनिवार में 6 माइनस करेंगे, मतलब 6 माइनस 6, क्योंकि शनिवार का कोड 6 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब रविवार। ठीक, ये क्या हो जाएगा, रविवार। हमारा राइट आंसर रविवार हो जाए। नहीं समझ आया, चलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल बताती हूँ। देखिए क्या बोला है, परसों शनिवार है। देखिए ये हो गया आज, ये हो गया कल, ये हो गया परसों। परसों क्या हो गया, यहाँ पे ये परसों शनिवार हो गया। ठीक, परसों शनिवार हो गया, तो ये आज है, ठीक, ये आज है, ये कल है। ठीक, ये आज है, ये कल है। ठीक, ये परसों वाला दिन है। ठीक, ये परसों वाला दिन है, तो ये हो गया। अब क्या बोला है, तो कल से 3 दिन पहले। अब भाई कल से 3 दिन पहले बोला है ना, तो आप लोग ये आज है तो कल से पहले की बात कर रहा है, आने वाले कल की बात नहीं, क्या पिछले कल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कल आ जाएगा, ये कल हो गया। और इसके 3 दिन पहले, मतलब 1 2 3, इसके 3 दिन और पहले। ठीक, ये आज हो गया, ये कल हो गया, और कल के 3 दिन पहले 1 2 3 ये हो गया। तो कौन सा दिन था, अब आप लोग देखिएगा कौन सा दिन था। तो आज यहाँ पे शनिवार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके 6 दिन और पीछे जाओगे तो क्या आएगा, संडे आएगा, आएगा ना संडे। एक दिन और पीछे जाओगे तो संडे आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रविवार। ठीक, रविवार। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा ना, नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार और समझिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा डाइस से क्वेश्चन है। देखिए नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। डाइस का क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि जो साधारण पासा होता है, देखिए साधारण, जो हमारा साधारण पासा होता है, देखिए जो हमारा साधारण पासा होता है, तो इसमें क्या होता है, आसपास की जो फलक होती हैं उनका योग 7 होता है, विपरीत फलक का नहीं, जो आसपास की फलक होती हैं। जैसे कि मान लो ये आपका डाइस हो गया। ठीक, जैसे कि चलिए मैं आपको एक बात थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये हमारा डाइस हो गया, ये कुछ इस प्रकार से। तो जैसे कि यहाँ पे 5 दिया है और ये 2 दिया है। ठीक, तो 5 और 2, मतलब ये आसपास की जो सतह हैं
आसपास की सतह का योग कितना हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है, ठीक हो रहा है ना, इनका प्लस करेंगे तो 7, तो ये साधारण पासा है, मतलब ये सिंपल डाइस है। और जिनके विपरीत सतह का योग 7 होता है वो क्या कहलाते हैं, वो मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड पासा कहलाते हैं, ठीक, वो क्या कहलाते हैं, मानक पासा कहलाते हैं। जिनकी विपरीत सतह का योग 7 होता है वो मानक पासा कहलाते हैं। जैसे अगर आप लोग इसमें बात करें कि ये वाला कौन सा पासा है, तो देखिए इसके आसपास की सतह का देखिए 4 2 6 7 नहीं हो रहा, 6 4 10 7 नहीं हो रहा, 6 2 8 7 नहीं हो रहा है, मतलब ये साधारण नहीं है, तो मतलब इसके विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो अगर इसकी विपरीत सतह क्या होगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 6 1 7 होता है। इसकी विपरीत सतह 3 हो जाएगी, 4 3 7 होता है। इसकी विपरीत सतह 5 हो जाएगी, 5 2 7 होता है। मतलब मानक पासा में, स्टैंडर्ड पासा में विपरीत सतह का योग 7 होता है और साधारण पासा में आसपास की सतह का योग 7 होता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, सॉरी इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, देखिए यहाँ पे 2 दिया है तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 2 के विपरीत जैसे मैंने बताया, इसके विपरीत 3 होगा, इसके विपरीत 1 होगा। तो हमें पूछा 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। रीजनिंग के काफ़ी इजी भी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ हाँ रहते हैं क्वेश्चन जिसमें आपको दिमाग लगाना है और पेन कॉपी का कम से कम सोचो आप यूज़ कम करो, ठीक है। तो देखिए इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के भी 3 क्वेश्चन रखे हैं। देखिए आप लोग इसे देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो भी करना हो आप लोगों को इसे कमेंट में बताना है। पासे ये डाइस का ही क्वेश्चन है। एक देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई है, कौन सा अंक 2 की विपरीत सतह पर अंकित होगा, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को अगली क्लास में कराऊंगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 3 टोटल क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए स्त्री ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क का, ये ब्लड रिलेशन का, आप लोग ये कर लीजिएगा। टोटल होमवर्क के कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना है। तो दोस्तों अगर आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं ना पूरे लाइन से एक टॉपिक से पूरा, मतलब टॉपिक वाइज पूरा अच्छे से करवाऊंगी। हम लोग पूरा जितने भी रीजनिंग के टॉपिक होते हैं ना, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, तो स्टार्टिंग से उठा के पूरे जितने भी टॉपिक हैं उसका मैं कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट करते हैं और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं कंप्लीट रीजनिंग का, जैसा कि सर जो है वो करा ही रहे हैं मैथ्स का, और मैं क्या करूँगी, मैं ना पूरा रीजनिंग का कंप्लीट आप लोगों को कोर्स फ्री में बिल्कुल कराऊंगी। जीरो से स्टार्ट करूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं पढ़ना तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मैं बिल्कुल जीरो से कराऊंगी। और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और हाँ, होमवर्क का क्वेश्चन ज़रूर आप लोग कमेंट में बताएं, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही रहता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों।